नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब लेकर के आ गया हूं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले कई सालों में लगातार पूछे गए हैं और हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर इतने इस चैप्टर से आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आपके 4 से 5 अंक बनने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर जो है पूरे सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। पूरी हिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा खास है ये चैप्टर, तो इसको मिस करना तो भाई आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कितना आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था, तो ये क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरी में आएगा 2 अंक का या फिर 3 अंक का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे कि 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून, ठीक है। 1919 ईस्वी में कब पारित किया गया, 1919 ईस्वी में। यहाँ से एक एमसीक्यू भी आपका बन सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को उनका जो है क्या किया जाता था, उनकी गलती नहीं बताई जाती थी, जब भी मन होता था तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए साइमन कमीशन क्या था, ठीक है। वह भारत क्यों आया तथा भारत में उसका विरोध क्यों हुआ। साइमन कमीशन क्या था, भारत में उसका विरोध क्यों हुआ तथा वो भारत आखिर आया क्यों। तो इसका ऑप्शन आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। सर जॉन साइमन एक व्यक्ति था, ठीक है ना, जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित एक ऐसा आयोग जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। अब संवैधानिक व्यवस्था का मतलब ये है कि भारत के संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए ये जॉन साइमन जो था एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन, ठीक है ना। इसी के नाम पर उसको बना दिया गया था। तो साइमन कमीशन कुल मिलाकर के एक संगठन था, यानी कुछ व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें वो लोग भारत आए हुए थे भारत के संवैधानिक व्यवस्था को जांचने के लिए, ठीक है। परंतु भारत में इसका विरोध किया गया क्योंकि भाई इस समिति में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी अंग्रेज थे। जितने भी थे वो सभी अंग्रेज थे, जॉन साइमन के हितुआ वगैरह थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर भारत में इसका फुल्ली विरोध किया गया, कहा गया कि भाई ये हमारे भारत में नहीं रहेगा और उसको भारत से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए अगला, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य के लिए जो चीज़ वास्तविक है उसके लिए मांग करना। अर्थात सत्याग्रह करने वाला केवल अहिंसक मार्ग के द्वारा ही अपनी मांग के लिए आग्रह कर सकता है। यानी सत्याग्रह में क्या किया जाता था कि अहिंसक होता था, यानी उसमें किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं ली जा सकती थी। केवल अहिंसात्मक भाव से आप अपने सत्य के लिए मांग कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को मांग सकते हैं, लेकिन केवल अहिंसा के मार्ग द्वारा, ठीक है ना। हिंसा करके आप उसमें अपनी मांग को नहीं रख सकते, सत्याग्रह का ये मतलब है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक है। इसकी कोई 2 शर्त आपको बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है दोस्तों कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। ध्यान देना किसके किसके बीच हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच, ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान देना, ठीक है ना, कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। आगे लिखेंगे कि इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। यानी कि हिंसा के आरोप में जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी लोग बंदी हैं, जितने भी लोग जेल में बंद हैं, उन सब को छोड़ दिया जाएगा। केवल उनको नहीं छोड़ा जाएगा जो हिंसा के आरोप में, यानी एक दूसरे से हिंसा करने के जुर्म में जो पकड़े गए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी सब को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, ठीक है। इससे एमसीक्यू भी ये आ सकता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा।
कोई एक उसका सही हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में, देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए, ठीक है, और एक साल के बाद उन्होंने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यानी उन्होंने जो पहला सत्याग्रह आंदोलन किया वो कहाँ से किया, बिहार के चंपारण नाम की जगह से, ठीक है। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे, यानी नील की खेती जो है उसी के संबंध में यहाँ से इन्होंने अपना पहला मुकदमा जो है, पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया, ठीक है। अब अगला देखिए, छठवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस क्यों लिया, ठीक है, वापस क्यों लिया। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप इतने पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से आप निश्चिंत हो जाइए। इसके अतिरिक्त तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जो जो आते हैं मैं वो पिक किया हूँ, 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखा हूँ, उसके बाद ही ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आंसर में लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के निम्न कारण थे, ठीक है। क्या कारण थे, देखिए पहला, सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी, यानी कि गांधी विन समझौता हो गया था। दूसरा क्या है, औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए थे मजदूर लोग जो थे, ठीक है। इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया गया। अगला देखिए, सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों, आ चुके हैं 7वें क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 अंक का आएगा, यानी दीर्घ उत्तरीय में आएगा, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरीय, बड़े बड़े आंसर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन किए, इनके प्रारंभ करने के क्या कारण थे, ठीक है ना। आखिर उन्होंने जो जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया, आखिर क्यों चलाया, उसका रीजन आप लोग व्यक्त करो। तो लिखेंगे कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन इस प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे चंपारण सत्याग्रह। इसमें लिखेंगे कि 1916 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया, यानी वहाँ पर घूमे फिरे, वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। वहाँ के जो किसान लोग थे, वहाँ पर जो चल रही विरोध थे, जो नियम बनाए गए थे उसके खिलाफ उन्होंने किसानों को लड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने मांग के लिए उन्हें जगाया और जागरूक किया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा आप लोग हेडिंग डालें खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। पहला तो चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। इसमें लिखेंगे कि 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में, देखिए एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, ठीक है, 1916 और 17, तो 17 में उन्होंने किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है। जो वहाँ के किसान थे वो बेचारे लगान नहीं दे पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी, ठीक है। तो इस संबंध में गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग आपको डालना है अहमदाबाद सत्याग्रह। इसमें लिखेंगे कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में, सूती कपड़ा मिल में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, यानी उनके फायदे के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसको अहमदाबाद सत्याग्रह कहा गया। ये जस्ट एक साल बाद, यानी 17 के बाद 18 में ये किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध है उसने भारत को कैसे प्रभावित किया, उसके क्या नुकसान हुए, क्या लाभ हुए, वो चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न तरीके से प्रभावित किया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अब आपको 7-8 प्रभाव बताने हैं जो प्रथम विश्व युद्ध ने हमारे भारत पर डाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, ठीक है, भारत के लिए। दूसरा लिखेंगे कि इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय का मतलब ये होता है कि सेना के रख रखाव में जो खर्चा होता है उसी को रक्षा व्यय कहते हैं, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कि इस खर्चे की भरपाई के लिए, यानी रक्षा व्यय की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और कर में वृद्धि की गई, यानी जो कर्जे थे अब उनको भरने के लिए कर बढ़ाया गया, लोगों से जो टैक्स लिया जाता था उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। चौथा नंबर, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया, ठीक है ना, यानी इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया।
5वां नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया सेना में, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। आजकल भाई कोई जबरन नहीं करता, नहीं ज़्यादातर नौकरी लोग पा जाएं, ठीक है ना। अब तो नौकरी के लिए लोग तरसते हैं, उस समय जबरन भर्ती किया जा रहा था। यहाँ पे लिखेंगे कि उसी समय अधिकांश फसलें खराब हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था, यानी खाने के लिए दाना भी कम पड़ने लगा। और 7वां लिखेंगे उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। अब बताइए, यानी भारत के ऊपर तो एक के बाद एक समस्याएं खड़ी हो रही थी, ठीक है। लिखेंगे कि जनगणना के अनुसार महामारी और दुर्भिक्ष के कारण, दुर्भिक्ष का मतलब होता है जहां पर खाने के लिए अन्न ना हो, ठीक है, दुर्भिक्ष के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अब बताइए दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध ने कितना ज़्यादा इफेक्ट भारत पर डाले कि 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला है दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड पर प्रकाश डालिए, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना है। हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड कह लो या कांड कह लो, सेम चीज़ है। तो आंसर में लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता आक्रोशित थी। ध्यान देना, पंजाब के अमृतसर जिले में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था ये? पंजाब के अमृतसर जिले में। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जनता जो है क्या कर रही थी, आपस में योजना बना रही थी जलियांवाला बाग में, ठीक है। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? जनरल डायर को दे दिया गया था उस शहर का नियंत्रण, ठीक है। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि लोग आपस में सभा नहीं बना सकते। इस पर 12 अप्रैल को प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना, यानी एकदम रोक दिया गया कि भाई लोग आपस में सभा नहीं बना सकते। और लोगों को ये जानकारी बहुत ही कम मिली, ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी जनता को नहीं थी कि भाई प्रतिबंध लग चुका है, ठीक है। और इस वजह से जनता ने क्या किया कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था, ठीक है, 13 अप्रैल को, जिसके कारण जनता जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई। क्योंकि भाई जनता को नहीं पता था कि हाँ भाई सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जनता को ये जानकारी नहीं थी, ठीक है। यानी एक हिसाब से जनता के साथ गलत काम ही किया गया। तभी जनरल डायर ने सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया, यानी उस बाग में केवल एकमात्र ही दरवाजा था जहां से लोग अंदर प्रवेश कर सकते थे, निकलने का कोई दरवाजा नहीं था, ठीक है। उसी दरवाजे से लोग जाते भी थे और आते भी थे। तो उस दरवाजे को उसने बंद करवा दिया जनरल डायर ने, और जनता पर गोलियों की बौछार शुरू करवा दिया, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा अन्याय हुआ। तो ये है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों मेरा स्केच जो है चलना बंद कर चुका है, बहुत ही कम चल रहा है। अब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो नया स्केच आएगा और आप सभी के लिए नई वीडियोज़ भी बनेंगी। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।